हाँ जी दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। मैं अमन बंसल आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ईवी गुरुजी चैनल में। और यहाँ पे दोस्तों एक कमाल धमाल और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट मेरे साथ में जुड़ जाएंगे और हाँ आते ही जो काम आप लोगों ने करना वो वीडियो को लाइक करने का। यहाँ पे आज हमारे पास में जो स्टडी का दिन है वो है 97वां रिसर्च एप्टीट्यूड की जो क्लास थी। इसकी मांग जब मैं जनवरी में क्लास शुरू कर रहा था उस वक्त से उठ रही थी और आज जाकर मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास लेकर आया हूँ। लेट लाने के पीछे लॉजिक यही है कि ये टेक्निकल टॉपिक है, ऐसे में इसकी टेक्निकलिटी समय के साथ में फीकी पड़ जाती है। तो मैं चाहता था कि लास्ट में जाके आपके साथ में इसकी डिस्कशन कर लूं। अब एग्जाम सिर पर है, ऐसे में ये टेक्निकल टॉपिक आपको अच्छे से समझ इस वक्त में आ जाएगा और ज्यादा समय एग्जाम में नहीं है, ऐसे में भूलोगे भी नहीं आप लोग। तो ये मेरी छोटी सी टेक्निक यहाँ पर थी। इससे पहले जो रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास मैंने आपके साथ में प्रोवाइड करवाई हुई थी इस चैनल के ऊपर, वो ऑफिशियल क्लास नहीं थी, वो तो रैंडम वे में वैसे ही मैंने स्टूडेंट्स के कहने पर प्रोवाइड करवा दी। आज ऑफिशियली मैं आपके साथ में क्लास लेने जा रहा हूं, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। चलो जी, 97 दिन की स्टडी। इससे पहले वाले 96 दिन के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन 96 दिनों को मैंने डाल दिया है, 96 दिनों की प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। पेपर 2 की भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग इस चैनल ने आपको दी है। लगभग सिलेबस जो हमने वादा किया था वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसकी भी सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लेना। जेआरएफ की ओर हम आ गए हैं। ड्रीम और जेआरएफ पार इस चैनल ने आप लोगों को नारा दिया है और अब तो वक्त पक्का पक्का आ ही गया है कि आप इस नारा के पीछे दिलो जान से लग जाएं। रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत ही कमाल धमाल टॉपिक आज का है, पूरा ध्यान क्लास में रख लीजिएगा। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना उसके आसान आपके लिए इस टॉपिक को बना दूं। एबी गुरुजी चैनल का नाम है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो फेसबुक के और टेलीग्राम के ग्रुप आपके लिए ज्वाइन करने बहुत जरूरी है। ये ग्रुप्स आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, काफी बेनिफिशियल आपके लिए ये है। अगर आप डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स का फायदा आप इस वक्त में लेना चाहते हैं, तो आप एबी गुरुजी चैट ग्रुप हमारे स्पेशल स्टडी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पर आपको गाइडेंस का फायदा भी मिलेगा कि एग्जाम में किस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसका हिस्सा बनने के लिए ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, यहाँ पर व्हाट्सएप कर देना, हमारे टीम मेंबर्स आपको यहाँ पर ऐड कर देंगे। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे ही चैनल आगे आने वाले टाइम में लाइव आए, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करे, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आपने देखना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। टेलीग्राम के ये क्विज के ग्रुप आपके लिए बना रखे हैं, स्पेशल ग्रुप्स आपके लिए हैं। पेपर 1 का अलग ग्रुप, पेपर 2 का अलग ग्रुप। पेपर 2 वाला जो है वो कॉमर्स वालों के लिए है, ठीक है ना। तो इसका प्राइस 99 है, इसका प्राइस भी 99 है। अगर आप दोनों ही ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 149। बहुत कम प्राइस इसलिए रखा है ताकि हर कोई स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर पाए, तो आप इन ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी आपके लिए ग्रुप्स हो गए हैं। हर दिन यहाँ पर 4 क्विजेज कम से कम शेयर की जा रही हैं। ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप करके टीम मेंबर्स आपको ऐड कर देंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं जी। रिसर्च एप्टीट्यूड, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखने में भारी भरकम टेक्निकल टॉपिक और वास्तव में भी टेक्निकल टॉपिक। और स्टूडेंट अगर पेपर 1 के सिलेबस को देखता है तो सबसे ज्यादा घबराने वाला जो टॉपिक है वो रिसर्च एप्टीट्यूड ही है। लेकिन मैं मेरी थ्योरी इसके अंदर अगर ऐड कर देता हूं और मेरी एक्सप्लेनेशन इसके अंदर ऐड कर देता हूं तो मुझे लगता है कि काफी हद तक आसान ये स्टूडेंट के लिए हो जाएगा। तो देखते हैं मैं कितने हद तक कामयाब होता हूँ। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा आप सभी जने, भूलना नहीं है किसी ने, और अटेंडेंस लगाना शुरू कर देंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो आपके लिए रखा गया है जी। रिसर्च का मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, अप्रोच टू रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, थीसिस, आर्टिकल राइटिंग, एप्लीकेशन और रिसर्च एथिक्स। देखिए लास्ट वाली ये जो टॉपिक है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप कर सकते हो। एप्लीकेशन आईसीटी के अंदर किस तरीके से लग सकती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की, हाँ आईसीटी की जैसी नॉलेज आपकी होगी वैसा ही आप रिसर्च एप्टीट्यूड इस पॉइंट के लिए कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। रिसर्च एथिक्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप जानते हो भाई एथिक्स क्या होते हैं, तो रिसर्च एथिक्स भी आपको आसानी से आ जाएंगे। अब थीसिस राइटिंग की बात करते हैं तो इसके हम सीधा सीधा एमसीक्यूज के थ्रू इसे कवर कर लेंगे। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। ये बेसिकली होता है क्या, स्टेप्स भी हम कवर कर लेंगे, टाइप्स भी हम कवर कर लेंगे, मीनिंग भी आज कवर कर लेंगे। ये सारी चीजें बेसिक अंडरस्टैंडिंग की है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म है, ये एमसीक्यूज के थ्रू हम कवर कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। तो बेसिकली एक ही ऑफिशियल लेक्चर रिसर्च एप्टीट्यूड का मैं आपके साथ में ले लूंगा। कल जो लेक्चर मैं आपके साथ में लूंगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का होगा, जिसके थ्रू मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर दूंगा। तो मैंने आपको रूपरेखा बता दी कि किस तरीके से रिसर्च एप्टीट्यूड हम कवर करने वाले हैं। इन डेप्थ जाने का प्रयास मत करना इस टॉपिक में, बहुत ही ज्यादा उलझा देने वाला टॉपिक है। हर एक रिसर्च आपस में लिंक्ड है। अगर किसी रिसर्च की अधूरी नॉलेज कहीं से मिल गई तो फिर वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगी एग्जाम में।
तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कितना आपने पढ़ना है, किस किस टॉपिक के कितनी गहराइयों में जाना है, सारी चीज मैं आपको बताऊंगा आज के लेक्चर में। तो मेरे साथ पूरा अटेंटिव होकर इस लेक्चर में बने रहिएगा। रिसर्च का बेसिकली मतलब क्या है, आसान लैंग्वेज में यहां पर लिख कर लाया हूं। रिसर्च को पहले तो शोध बोल देंगे हम। रिसर्च वापिस से सर्च करना, सीधी सीधी बात यहां पर है। किस शब्द से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर, री और सर्च, यानी कि वापिस से सर्च करना। शोध का तात्पर्य एक ऐसे सत्य की लगातार खोज, लगातार कर रहे हैं जी खोज, लगातार मतलब खोज कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि कभी भी शब्द अगर यूज किया जाता है ना कि हमने आविष्कार कर लिया, तो आविष्कार कभी भी नहीं होता, आविष्कार तो हो चुका है, हमने उस चीज की खोज की है। वास्तव में तो वो आविष्कार हो चुका था। जैसे पहिया है, वो राउंड होगा तब वो जो है वो स्मूथली आगे की ओर बढ़ेगा, तो ये चीज तो पहले से थी ही, लेकिन हमें पता नहीं था। तो एक दिन वो लकड़ आ रहा जो था, वो पहाड़ी से अपनी लकड़ियों को लेकर आ रहा था, उसके हाथ से वो लकड़ जो है वो नीचे गिर गई, तो वो जो तना जो है वो रोल करता हुआ तेजी से नीचे की ओर चला गया। तो उस दिन उसको पता लगा गोल चीज जो है वो राउंड शेप जो है वो आगे की ओर ज्यादा चलती है। मतलब तो ये चीज क्या थी, पहले से डेवलप हो चुकी थी, उसने उस चीज की खोज की थी, ऑब्जर्वेशन करके, देख कर पता लगाया उस चीज ने कि ये चीज तो खोज है। तो बेसिकली आविष्कार कुछ भी नहीं होता, खोज ही होती है। तो यहाँ पर लगातार खोज करते रहना है कि पूर्ण रूपेण ज्ञात, जो कि पूर्ण रूपेण ज्ञात नहीं हो उसका है, जिसकी जिज्ञासा अभी भी बनी हुई है। तो बेसिकली होता क्या है कि कोई चीज जो है वो हमें पता लग गया, भाई अच्छा ऐसे करके पहिया था जो कि गोल होता है, और गोल होने के कारण ये जो है वो आगे की ओर तेजी से जा सकता है। फिर हमने और इसके आगे खोज की कि भाई दो पहिए अगर लगा दी जाए, ऊपर अगर इस तरीके से बैठने के लिए कोई सीट कर दी जाए, तो जो है हम बैठकर उसका साधन बना सकते हैं। फिर हमें एक दिन पता लगा कि दो पहियों को आपस में जोड़ने के लिए कोई चीज हमारे पास में होनी चाहिए, उस तरीके से फिर हमने उसके ऊपर चैन लगाया, तो साइकिल का निर्माण यहाँ पर हो गया। फिर हमें पता लगा भाई साइकिल के लिए तो ह्यूमन पावर की जरूरत पड़ती है, कोई ऐसी पावर हमारे पास में आ जाए जिसमें ह्यूमन को पावर ना लगानी पड़े, कोई दूसरी पावर के थ्रू उसे पावर मिल जाए और वो जो है वो आगे की ओर चल जाए। फिर इस तरीके से इंजन वगैरह का निर्माण होने लगे। तो खोज तो हो चुकी थी, लगातार जो हम आगे की ओर, आविष्कार तो बेसिकली हो चुके थे, लेकिन खोज हम कर रहे हैं धीरे धीरे डेवलप कर करके आगे की ओर सोच सोच के। तो वो चीज हमारे पास में रिसर्च है। तो रिसर्च जो है बेसिकली कभी भी एंड नहीं होती है। तो ये तो हम लगातार करते जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे खोज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो हमारे पास में चीजें जो है वो हमारे पास में आती जाती हैं। अगर हम उन चीजों तक ही सीमित हो जाते हैं तो वहां पर हमने उस चीज को अपना नाम दे दिया। अगर हम उस चीज तक सीमित नहीं होते और आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, जो रिसर्च जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती, आगे से आगे बढ़ती जाती है। तो लगातार खोज करते का नाम ही हमारे पास में रिसर्च बेसिकली होता है। तो ये थियरी आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा, और जिज्ञासा जो है वो बनी रहती है, तभी तो हम लगातार खोज करते रहेंगे, वरना तो फिर खोज कहीं ना कहीं खत्म हम कर ही देंगे। तो रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड डिस्कवरी, ठीक है ना, बस एंड को मारो गोली। व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च बेसिकली है क्या, अब ये ब्रीफ करके आपके लिए लेकर आया हूं। एन एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी, अब इंक्वायरी तो हर कोई करता है, लेकिन इंक्वायरी करने का एक एटीट्यूड है यहाँ पर कि ऐसा क्यों है, कैसे है, किस वजह से है। ये जो एटीट्यूड है ना, ये जो होता है वो रिसर्च के अंदर इंक्लूड किया जाता है। एन अटेम्प्ट टू एलिसिट फैक्ट, अब यहाँ पर जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, उन्हें एलिसिट यहाँ पर किया जा रहा है। अ सिस्टमैटिक एंड स्कॉलरली एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, अब साइंटिफिक मेथड्स को यहाँ पर विशेषज्ञ के तौर पर इस्तेमाल किया जाना ताकि हमें नई नई चीजों के बारे में पता लगे, ये भी रिसर्च का ही एक पार्ट हो सकता है। अ स्टेट ऑफ माइंड, एक मनोदशा है, रिसर्च जो है बेसिकली एक मनोदशा है हमारे पास में। तो ये ब्रीफिंग करके आपके लिए लेकर आया हूं। बेसिकली जो मैंने आपको चीज बताई है, इन लाइनों के थ्रू उन्हें आप लोग दिमाग में रखें, ये हमारे पास में रिसर्च होती है। अब रिसर्च में हमारे पास में टाइप्स आए थे भाई, टाइप क्या क्या है हमारे पास में रिसर्च के। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया भाई, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर कौन से टाइप आपके पास में है, नेचर के बेसिस पे कौन से टाइप आपके पास में है, और फैक्ट्स के बेसिस में कौन से टाइप आपके पास में है। जब आप बात करते हो उद्देश्यों की, यानी उद्देश्य है कोई ना कोई, आपका रिसर्च जो कर रहे हो ना आप, उसमें कोई ना कोई उद्देश्य है। उस उद्देश्य के लिए अगर आप रिसर्च करते हो तो कौन कौन सी रिसर्च है आपके पास में, फंडामेंटल रिसर्च, जिसका दूसरा नाम प्योर रिसर्च है, बेसिक रिसर्च है। ये तीनों नाम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो तीनों नाम कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। फंडामेंटल, प्योर और बेसिक, तीनों का एक ही मतलब है, ये रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दे देंगे, मौलिक सैद्धांतिक शोध, व्यवहारिक शोध और क्रिया शोध। नेचर के बेसिस पे, यानी कि नेचर है इनका, क्या स्वभाव है, किस नेचर के हैं ये, एक्सप्लोरेटरी नेचर का जो रिसर्च है। डिस्क्रिप्टिव नेचर,
डायग्नोस्टिक और एक्सपेरिमेंटल, इनके हिंदी में भी नाम आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। फैक्ट्स के बेसिस पर, तथ्यों के आधार पर दो प्रकार की रिसर्च है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालिएगा, बस इस चीज को याद रख लिएगा, तीन प्रकार की रिसर्च हमारे पास में है, तीन प्रकार के बेस है हमारे पास में रिसर्च के। ऑब्जेक्टिव के आधार पर अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो ये तीन प्रकार की रिसर्च है, नेचर के आधार पर रिसर्च करें तो ये चार प्रकार की है, फैक्ट्स के आधार पर रिसर्च करें तो ये दो प्रकार की रिसर्च है। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल रिसर्च की, और सबसे ज्यादा बेसिक भी यही है और नाम भी इसका बेसिक है, यानी आमतौर पर जो रिसर्च की जाती है ना वो इसी के लिए की जाती है। जो पैराग्राफ लिखा गया है ना उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। मैं इनको नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें पढ़ लेना, सीधा सीधा एग्जांपल की ओर जाता हूँ ताकि कंटेंट आप पकड़ लो, ज्यादा थ्योरी में क्या पढ़ा है। न्यू नॉलेज की ओर हम जा रहे हैं जी। वैसे भी सही बात है कि भाई फंडामेंटल रिसर्च है तो इसका फंडा क्या है, बेसिकली कोई चीज हो रही है उसे हम देख रहे हैं, भाई फंडा क्या है इसका, उस चीज को हम जानना चाहते हैं। क्यूरियोसिटी है हमारे अंदर, बेसिकली इसके अंदर क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है ना, तभी आप इस रिसर्च को कर पाते हो। तो हमारे अंदर कोई क्यूरियोसिटी है, कोई एक्टिविटी हमारी आंखों के आगे हो रही है, भाई हम उसको देखना चाहते हैं किस तरीके से, क्या चीज है जो इस चीज को करने के लिए हमें हो रही है, क्या क्या क्यों हो रही है। तो यहाँ पर हम किस चीज का पता लगाते हैं, क्यों का, वाई, व्हाट मतलब क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। इन तीन चीजों पर हम खास तौर पर जोर देते हैं। एडवांसमेंट ऑफ न्यू थ्योरी, यहाँ पर नई थ्योरी हम जो है वो डेवलप करते हैं। दिस इज द बेस फॉर अप्लाइड रिसर्च। चलो जी, अप्लाइड रिसर्च पर अभी गए नहीं है तो बता दिया कि बेस है ये, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसका पूछा गया था कि अप्लाइड रिसर्च के लिए कौन सा बेस है, तो फंडामेंटल रिसर्च जो है वो अप्लाइड के लिए बेस है। तो हमने फंडामेंटल रिसर्च के अंदर क्या सीखा है कि हमारे पास में क्यूरियोसिटी है, भाई क्या चीज जो हमारी आंखों के आगे हो रही है वो क्यों हो रही है, बेसिकली कैसे हो रही है। तो इन चीजों के बारे में हम ध्यान देना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं। और दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं तो पुराने जो हमारे पास में डेवलप हो चुकी हैं चीजें, उसमें हम आगे की ओर थोड़ा सा जाना चाहते हैं। तो ये हमारे पास में जो है वो भी फंडामेंटल रिसर्च के अंदर आता है। जैसे पहिया का निर्माण हो गया था, भाई गोल चीज जो है वो पहिया है और पहिया जो है वो आगे की ओर तेजी से जा सकता है, तो ये आविष्कार हो चुका था। अब हमने इसमें ही आगे की ओर नॉलेज को एनहेंस करते हुए, खोज करते हुए देखा भाई दो पहियों को इकट्ठा रख दिया जाए तो वो साइकिल का रूप ले सकता है। तो ये क्या था, हमने पुरानी जो नॉलेज थी उसको एनहेंस किया, उसको एक्सपेंड किया यहाँ पर, और यहाँ पर नए जो है फंडामेंटल रिसर्च के थ्रू इसे डेवलप कर लिया। तो ये हमारे पास में फंडामेंटल रिसर्च था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं अप्लाइड रिसर्च की ओर। देखिए ज्यादा डेप्थ में आप चीजों के मत जाइएगा, सही बता रहा हूं आपको, गहराइयों में जाओगे फंस जाओगे, इधर उधर से ढेर सारी वीडियोस आप देख लोगे और कुछ भी नहीं समझ पाओगे आप लोग, कंफ्यूजन के अलावा और कुछ भी नहीं होगा आपके साथ। तो जितना जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना, रियल में बता रहा हूँ, यही आपके लिए जरूरी है। ये चीजें आप लोगों ने सुन ली ना, इसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरी बात अगर आप मानते हो तो, बाकी तो आप लोगों की मर्जी है। अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं जी। Applied research aims at finding a solution for immediate problem facing a society। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक सोसाइटी कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है तो हम उसका इमीडिएट सॉल्यूशन यहाँ पर देना चाहते हैं। बात समझ में आ गई क्या। और एन इंडस्ट्रियल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर देखिए पीबी यंग की जो डेफिनेशन सबसे बढ़िया लगती है। ज्ञान की खोज का निश्चित संबंध लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं एवं कल्याण से है। जो हमने फंडामेंटल रिसर्च की है ना कि भाई क्या चीज हो रही है, किस वजह से हो रही है, तो वो रिसर्च हमने कर ली। अब उसकी एप्लीकेशन हमें करनी पड़ेगी ना, उसे अप्लाई भी तो करना पड़ेगा ताकि सोशल वेलफेयर हम लोग कर सके, सोसाइटी के लिए कुछ काम किया जा सके। ध्यान से देखेंगे सोसाइटी, फोटो के नीचे तो नहीं आ रहा ना, सोसाइटी के लिए हम कोई काम करते हैं, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए अगर हम काम करते हैं तो वो यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। ज्ञान की खोज का निश्चित संबंध लोगों की प्राथमिक आवश्यकता एवं कल्याण से होता है। व्यवहारिक अनुसंधान यानी कि अप्लाइड रिसर्च की संज्ञा उसे दी जाती है जिसमें ज्ञान की प्राप्ति मानवीय भाग्य यानी कि ह्यूमन के यहाँ पर वेलफेयर की बात कर रहा है, में सुधार में सहायता प्रदान कर सके। बात समझ में आ गई कि आप सभी को। जैसे मान लो कि कोई खेत है, खेत में किसान काम कर रहा है, उसने बहुत मेहनत की लेकिन उसकी उपज जो है वो अच्छे से हो नहीं पाई, तो आप उसके पास में गए, आपने कहा कि भाई आपकी उपज इस वजह से अच्छी नहीं हो पाई। आपने कैसे उस किसान की मदद कर दी, क्योंकि आप फंडामेंटल रिसर्च ऑलरेडी कर चुके थे कि कनक जो है वो किस तरीके से उगाई जा सकती है। तो आपको पता था कौन से मौसम में कनक की बिजाई करनी है, कौन से मौसम में कनक जो है वो पैदा हो जाएगी, कौन से मौसम में उसकी कटाई की जाएगी, कौन से मौसम में वो पक
जाता है तो ये सारी जो है आपने पहले से ऑब्जर्व करके रिसर्च अपने पास में करके रखी थी। अब प्रॉब्लम यहाँ पर सोसाइटी ने फेस की उसके बारे में, तो आपने उस रिसर्च को अप्लाई यहाँ पर कर दिया और किसान की मदद यहाँ पर कर दी। तो मानवीय भाग्य में सुधार का मतलब यह है कि सोशल वेलफेयर में आपने अपने रिसर्च को यहाँ पर लगा दिया। ज्ञान की खोज का निश्चित संबंध है यहाँ पर। ज्ञान की खोज बोले तो आपने फंडामेंटल रिसर्च में जो रिसर्च की थी उसका यहाँ पर इस्तेमाल आपने कर लिया है। बात समझ में आ गई क्या? इसलिए फंडामेंटल रिसर्च जो है वो अप्लाइड रिसर्च का बेस यहाँ पर है। यूटिलाइज प्रिंसिपल मेड बाय फंडामेंटल रिसर्च, की पॉइंट्स इसके देख लो जी। यूटिलाइज कर रहा है प्रिंसिपल को जो कि फंडामेंटल रिसर्च में हमने करवाया था। सोल्व इमीडिएट प्रॉब्लम फॉर बेटरमेंट इन कॉमन लैंग्वेज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इमीडिएट प्रॉब्लम तो है लेकिन किसकी है? सोसाइटी की है। याद रखना अप्लाइड रिसर्च, डायग्नोस्टिक रिसर्च और अभी अगला ही पॉइंट एक्शन रिसर्च करवाऊंगा, तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो जी आगे फिर बढ़ते हैं। सम मोर की पॉइंट्स अप्लाइड रिसर्च के याद रख लो, काफी इंपॉर्टेंट है। तो the problem solving nature of applied research means it is conducted to reveal answer of specific question related to action, performance or policy needs. इन कॉन्ट्रास्ट टू प्योर रिसर्च जो कि फंडामेंटल रिसर्च का ही दूसरा नाम है, अप्लाइड रिसर्च एंटेल्स लार्ज स्केल स्टडीज। हाँ जी, लार्ज स्केल की बात क्या है? फंडामेंटल के अंदर तो हम किसी छोटे से एरिया के अंदर भी उसको ऑब्जर्व करना है, हमने तो उसके नेचर को देखना भाई किस वजह से ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो आप देखो ना लार्ज स्केल पर वो चीज अप्लाई की जाएगी कि हमने ये देख लिया कि ये जो पर्टिकुलर चीज है वो ये चीज करने पर डेवलप हो जाती है, ये चीज करने पर इसमें ये इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज करने पर ये इफेक्ट पड़ेगा। तो छोटे से स्केल पे हमने वो चीज तो कर ली, फंडामेंटल थ्योरी अपने पास में डेवलप कर ली, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आएगी तो लार्ज स्केल पर आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना? उसके बाद में है अप्लाइड रिसर्च इज डिजाइन टू सोल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड रादर देन टू एक्वायर नॉलेज फॉर नॉलेज शेयर। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ पर नॉलेज एक्वायर नहीं कर रहे हो, नॉलेज एक्वायर तो फंडामेंटल रिसर्च में कर ली थी, अब यहाँ पर आप उस नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो सोशल वेलफेयर के लिए। ठीक है ना? सीधी सीधी बात यहाँ पर आपके लिए है। अब एक्शन रिसर्च की बात करता हूँ। यहाँ पर सबसे खास आपके लिए क्या है? एक्शन रिसर्च डिजाइन इज एन एजुकेशनल रिसर्च। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। एजुकेशन की जब आप बात करोगे ना तो वहां पर आपके लिए एक्शन रिसर्च आ जाएगा। एक्शन रिसर्च बेसिकली एजुकेशनल एरिया के अंदर कोई प्रॉब्लम आपके पास में आ गई है, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप क्या एक्शन वहां पर ले रहे हो ना, वही एक्शन रिसर्च यहाँ पर कही जाएगा। सोल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, लेकिन इमीडिएट प्रॉब्लम किस चीज की है? एजुकेशनल की है, एजुकेशनल एरियाज की यहाँ पर इमीडिएट प्रॉब्लम है। कैरीड बाय मेन पीपल, मेन पीपल यानी कि जिसके सामने वो समस्या आ रही है वही इस रिसर्च को यहाँ पर करता है। लेड बाय टीम, कोई टीम यहाँ पर कर सकती है, इंडिविजुअल एक पर्सन कर सकता है, दो व्यक्ति कोलैबोरेट करके कर सकते हैं, स्कूल वाइड किया जा सकता है या डिस्ट्रिक्ट वाइड जो सारे स्कूल हैं वो मिलकर यहाँ पर कर सकते हैं। तो एजुकेशनल पर्पज है तो स्कूल की बात यहाँ पर आएगी ही आएगी। ये जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लिखकर लाया हूं ये छांटा हुआ पैराग्राफ है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइंस आपके लिए, तो इन्हें आप लोग पढ़ लीजिएगा। गुडे एवं हार्ट के अनुसार क्रिया अनुसंधान यानी कि एक्शन रिसर्च उस कार्यक्रम का हिस्सा होता है जिसका उद्देश्य विद्यमान परिस्थितियों को परिवर्तित करना है। कोई पर्टिकुलर अब आपके पास में सर्कमस्टांसेस हो चुकी हैं, अब उन सर्कमस्टांसेस को आपने चेंज, जैसे मान लो मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ, अब ऑनलाइन क्लास के अंदर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस अगर मैं रूम के अंदर जाकर ले रहा हूं तो वहां पर अचानक स्टूडेंट ने शोर करना शुरू कर दिया, तो उस शोर के अंदर मैं क्या वहां पर एक्शन लेकर उस परिस्थिति को पूरे तरीके से बदल देता हूं, वो हमारे पास में एक्शन रिसर्च के अंतर्गत आ जाता है। बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी, आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, अब हम नेचर की ओर जाते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको 3 चीजें बताई ना, तो देखो ऑब्जेक्टिव किस तरीके से यहाँ पर हो गया है। देखो जी, फंडामेंटल के अंदर नई चीजें हमें पता लगानी है, अप्लाइड के अंदर नई चीजें जो पता लगाई है इमीडिएट प्रॉब्लम को सोल्व करना है। यहां पर इमीडिएट प्रॉब्लम सोल्व की जा रही है लेकिन एजुकेशनल पर्पस में, तो हमारे पास में उद्देश्य क्या है? कहीं ना कहीं वेलफेयर का हमारे पास में उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य हमारे पास में हो गया है, इसलिए उद्देश्य के आधार पर है। अब हम नेचर के आधार पर जाते हैं। भाई नेचर के आधार पर क्या क्या चीज हमारे पास में? सबसे पहले एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है। अब एक्सप्लोरेटरी नाम में ही एक्सप्लोर छुपा है। एक्सप्लोर का मतलब आप अन्वेषण कर रहे हो, आगे से आगे देखते जा रहे हो भाई क्या चीज यहाँ पर की जाएगी। Exploratory research is a research conducted for a problem that has been studied more clearly, had not been studied more clearly, intended to establish priorities, develop operational definition and improve the final research design। अब यहाँ पर क्या है कि कार्य और कारण, मतलब क्या चीज यहाँ पर हो रही है और किस वजह से हो रही है, इस चीज की यहाँ पर खोज की जाती है। जैसे कल्लू हलवाई है हमारे पास में,
ये लो जी, ये कल्लू हलवाई को मैं बना देता हूँ। आप लोग सभी फैमिलियर हैं कल्लू हलवाई से, और अब कल्लू हलवाई को वैसे विदा देने का वक्त आ चुका है क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो कल्लू हलवाई के हाथ में लड्डू होते हैं तो लड्डू तो बना देना, हलवाई किस काम का फिर अगर हाथ में लड्डू ही नहीं है तो। ये लो जी, हाथ में लड्डू भी बना दिए हैं कल्लू हलवाई के। तो अब क्या था कि कल्लू हलवाई जो बिजनेस कर रहा था ना, तो बिजनेस के अंदर उसको लगातार लॉस होता जा रहा था, बिजनेस के अंदर लॉस होता जा रहा था। तो अब इसने क्या किया कि ये जानना चाहता था भाई ये लॉस किस वजह से यहाँ पर हो रहा है। तो उसने क्या किया, एक रिसर्च यहाँ पर बुलवानी चाहिए। अब वो रिसर्च किस नेचर की होगी, आप देखना नेचर क्या है इसकी रिसर्च का। लॉस हो रहा है, काम भी ये करता जा रहा है, लेकिन लॉस क्यों हो रहा है, तो इसकी बुक्स का यहाँ पर जांच पड़ताल किया गया, इसकी टेक्निक्स का यहाँ पर जांच पड़ताल किया गया। उस टेक्निक में यहाँ पर निकल कर आया कि आप जो मार्केटिंग यहाँ पर करते हो ना, वो देले की भी मार्केटिंग नहीं है, वो देले की भी मार्केटिंग आप नहीं कर रहे। मार्केटिंग के ऊपर जो पैसा लगा रहे हो सारा का सारा बेकार जा रहा है, जो आपके लेवल की मार्केटिंग है वो आप नहीं कर पा रहे। दूसरा यहाँ पर आपके पास में निकल कर आया कि जो कस्टमर आपके पास में आते हैं उनके साथ में आप अच्छा व्यवहार नहीं करते हो। आपकी मिठाइयाँ जो है वो अच्छी हैं, लेकिन आप जो कस्टमर के साथ में व्यवहार करते हो ना वो अच्छा नहीं करते हो। तो ये दो चीजें हमारे पास में निकल के आ गई, क्या चीज करने पर, एक्सप्लोर करने पर, कि हमारा नुकसान हो रहा है उसका कारण क्या है, इस चीज की हमने यहाँ पर शोध कर ली है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज रिसर्च कंडक्टेड फॉर अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, लॉस हो रहा है। That has not been studied more clearly, इसके बारे में ज्यादा अच्छे से हमने पता नहीं लगाया था। Intended to solve, intended to establish priorities, अब priorities क्या है, कस्टमर को अच्छे तरीके से ट्रीट करना, मार्केटिंग पे ढंग से पैसा लगाना, डेवलप ऑपरेशनल डेफिनेशन एंड इंप्रूव द फाइनल रिसर्च डिजाइन। बात समझ में आ गई क्या, यहाँ पर लिखकर भी लाया था मैं, जैसे कि किसी उद्योग की लाभदायिता लगातार घटने के कारणों की जांच करना अन्वेषणात्मक शोध होता है। बात समझ में आ गई क्या, लिटिल प्रीवियस नॉलेज, मतलब बुक्स वगैरह देखने की नॉलेज तो होनी चाहिए ना भाई, लॉस है क्या उस चीज को पहचानने लायक नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर है, और इसी के साथ में लाइट ने दस्तक दे दी है। लाइट ने दस्तक तो क्या दे दी है, छोड़कर मुझे चली गई है। तो एक जो हमारे इन्वर्टर का कनेक्शन है वो लास्ट में रूम में एक ही लाइट के साथ में है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं ठीक ठाक दिख रहा हूँ। चलो जी, जैसा भी है ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। हाँ, मेरा दिखना जरूरी नहीं है, लैपटॉप की स्क्रीन का दिखना ज्यादा जरूरी है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की ओर चले जाते हैं डियर। क्या है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन or a phenomena being studied. It does not answer question about how, when, why the characteristics occurred. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन की और कोई फिनोमिना हमारे पास में है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। यानी कि आपने रिसर्च तो पहले कर ली कि वो क्यों होता है, क्या होता है, अब उस रिसर्च को आपने डिस्क्राइब यहाँ पर कर दिया है। लेकिन वो जो डिस्क्राइब किया है ना, उसमें आपने ये नहीं बताया कि क्यों है, कब है, कैसे है, ये नहीं बताया, कि बस है ये बता दिया आप लोगों ने। जैसे एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, सीधी सीधी बात है। जैसे मान लो कि मंत्रा हमारे पास में ब्रांड है, मंत्रा ब्रांड है, हमारे गंगानगर के हाउसिंग बोर्ड के क्षेत्र के अंदर देखना चाहते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो मंत्रा के फैशन को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने चार्ट बनाया कि इतने मेल्स हैं, इतने फीमेल्स हैं, इतने यहाँ पर इतनी एज के हैं, इतने यंगस्टर्स हैं, इतने ओल्ड एज हैं, इतने यंगस्टर्स महिलाएं हैं, इतने यहाँ पर जो है वो ओल्ड एज हैं। अब उनके यहाँ पर फैशन के जो आइटम मिंत्रा के पास में हैं, उनके साथ में इनका रिलेशन निकाला। कौन कौन से ओल्ड एज हैं जो मिंत्रा के वाले फैशन को फॉलो कर रहे हैं, कौन से यंगस्टर्स हैं, कौन से महिलाओं के अंदर ये सारी चीजें हैं, कौन से बच्चे हैं जो इनको मंत्रा के फैशन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है वो हमारे पास में क्या है, उसके अंदर बता दिया कि भाई ये पर्टिकुलर मोहल्ला है, उसके अंदर ये सारी चीजें, ये यहाँ पर ट्रेंड है। बेसिकली मंत्रा का जो ट्रेंड है वो लगातार नीचे की ओर जा रहा है, ऐसा मान लो आप। इस तरीके से यहाँ पर बता दिया उस रिसर्च के अंदर। तो मंत्रा वालों को ये तो पता लग गया कि यहाँ पर क्या चीज हो रही है और किस तरीके का फैशन का ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है, लेकिन ये ट्रेंड कैसे चल रहा है, कब चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये हमारे नहीं पता लगा है। इसी तरीके से दूसरा आपके लिए लेकर आता हूँ, पेरियोडिक टेबल यहाँ पर लिख कर लाया हूँ। पेरियोडिक टेबल में आपको केमिकल एलिमेंट्स के बारे में बता दिया गया, 7 अलग अलग रोज हैं जो कि पीरियड्स होते हैं, तो उन्हीं को ही यहाँ पर पेरियोडिक टेबल के रूप में कह दिया जाता है। तो केमिकल एलिमेंट्स का यहाँ पर क्या
वो केमिकल एलिमेंट्स 7 रोज के अंदर किस तरीके से एस्टेब्लिश किए गए हैं, क्यों किए गए हैं, कैसे किए हैं, इनके बारे में नहीं पता, बस वो रोज के अंदर है ये चीज हमें पता है। तो यहाँ पर रिसर्च पहले की जा चुकी है बेसिकली पीरियोडिक टेबल की, अब उसके अंदर उसे पुट कर दिया गया कि जैसे 7 रोज हमारे पास में पीरियोडिक टेबल में होती है ना, 7 रोज होती है, तो यहाँ पर कोई केमिकल है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, इस तरीके से केमिकल्स हमारे पास में केमिकल एलिमेंट बेसिकली हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, तो उसके बारे में हमें पता नहीं लगता कि किस वजह से ये यहाँ पर है, लेकिन वो इसके अंदर है ये पता लग जाता है। तो हमें बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ मिल जाता है, क्या चीज, करैक्टरिस्टिक्स मिलते हैं किसके, पॉपुलेशन या फिर किसी फिनोमिना के। बात समझ में आ गई क्या? ज्यादा गहराइयों में मत जाना, 2 एग्जांपल जो दिए हैं उसी को ही कोरिलेट करते हुए देख लेना। डजंट डील विद हाउ, हाउ के साथ में डील नहीं करता है, मोर स्ट्रक्चर्ड देन एक्सप्लोरेटरी। बात समझ में आ गई होगी, एक्सप्लोरेटरी से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से आपको डिस्क्राइब करके बता दिया गया है क्या रिसर्च यहाँ पर की जा चुकी है। चलो जी आगे की ओर बढ़ते हैं। डायग्नोस्टिक रिसर्च है हमारे पास में। अब देखिए जो अप्लाइड रिसर्च थी, जो एक्शन रिसर्च थी, उसी के साथ में मिलता जुलता हमारे पास में डायग्नोस्टिक रिसर्च भी है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वी ऑफन गेट कोज। अब यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर हम कोज के ऊपर काम करते थे, क्या कारण यहाँ पर हो गया है। इन डायग्नोस्टिक रिसर्च वी वर्क ऑन दैट कोज एंड गेट रेमेडी ऑफ इट। अब यहाँ पर क्या था कि कोज का हमें पता लग गया एक्सप्लोरेटरी में, जो कल्लू हलवाई था उसे नुकसान हो रहा था, किस वजह से, मार्केटिंग की वजह से, और कस्टमर के साथ में सही बिहेव वो नहीं कर रहा था, इस वजह से। वो कोज तो पता लग गया, लेकिन अब उसके ऊपर वर्क करना है ताकि वो कोज जो है वो हट जाए, मिट जाए, उसके जो रेमेडीज हैं उनके ऊपर हमने खोज करनी है। अब ये तो एग्जांपल बहुत बेसिक सा हो गया था, तो आप जानते हैं भाई कस्टमर के साथ में अच्छा व्यवहार कर लो, मार्केटिंग की टेक्निक को थोड़ा अच्छा कर लो, लेकिन ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था। लेकिन जब आप थोड़ा सा इन डेप्थ जाते हैं, तो आप जब किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में कोज पर पहुंचते हैं, तो कोज का सोल्यूशन इतना जल्दी आपको नहीं मिलता है, तो जो सोल्यूशन है उसके लिए जो रिसर्च की जाती है वो डायग्नोस्टिक में की जाती है। अब ये एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च से किस तरीके से अलग हो गया। अप्लाइड रिसर्च में फंडामेंटल रिसर्च के दिए हुए नियम आप अप्लाई कर सकते थे, उसमें आपने कोई खोज नहीं की थी, सिर्फ अप्लाई किया था। एक्शन के अंदर भी आपने सीधा सीधा अप्लाई कर दिया था, कोई प्रॉब्लम आपके पास में आई उसको आपने अप्लाई किया और इमीडिएट सॉल्यूशन आपके पास में आ गया। डायग्नोस्टिक के अंदर आपके पास में सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन की आप खोज करने जा रहे हो, डायग्नोज उसे आप कर रहे हो। बात समझ में आ रही है क्या? तीनों के अंदर रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए। अप्लाइड और एक्शन के अंदर बेसिकली जो मुख्य डिफरेंस है वो एजुकेशन का ही है। एजुकेशन की बात करोगे तो एक्शन में चला जाएगा, वैसे अप्लाइड के अंदर चला जाएगा। डायग्नोस्टिक के अंदर कोज हमें पता लग गया है, लेकिन रेमेडी क्या है उसकी हमने खोज करनी है, तो वो डायग्नोस्टिक के अंदर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। निदानात्मक शोध किसी समस्या के समाधान की खोज के लिए किया जाता है, इसमें सही समाधान प्राप्त करने के लिए समस्या के कारणों का गहन अध्ययन किया जाता है। कारण क्या है, इसमें समस्या को किस तरह सुलझाया जाए, इसका वर्णन विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है ना? चलो ठीक है जी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेसिकली क्या है, अब इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर आप देख लो कि लैब में ले जाके जो चीज की जा रही है ना वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये चीज कर दिया, फिर ये चीज कर दिया, फिर ये चीज कर दिया तो इसका क्या इफेक्ट है, ये कर दिया तो फिर इससे क्या हो गया, ये कर दिया तो उससे क्या हो गया। ये सारी चीजें जो है ना वो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, और वो हमारे पास में एक्सपेरिमेंटल के अंदर चला जाता है। इस शोध के द्वारा विभिन्न कारकों के प्रभाव वैज्ञानिक पद्धति से पता लगाया जाता है। शोध प्रयोग की अवधारणा पर आधारित है। चलो जी, तो प्रयोग बेसिकली यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। अब फैक्ट्स की बात करते हैं, तो तथ्य के आधार पर क्या चीज होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च हमारे पास में है। सबसे पहले देखिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो रिसर्च आपके पास में है। जहां पर तो आपके पास में स्टैट आ गए हैं, आंकड़े वगैरह आ गए हैं, तो वो हमारे पास में जो रिसर्च हो जाएगी वो क्वांटिटेटिव हो जाएगी। चलो मैटर पढ़ लेते हैं। Quantitative research is defined as systematic investigation of phenomena by gathering quantifiable data and performing statistical, mathematical and computational techniques. ऐसे तथ्य जिनका मापन संख्यात्मक रूप में किया जा सकता है, उससे संबंधित शोध परिमाणात्मक शोध कहलाता है। यानी कि संख्यात्मक रूप में जिसका मापन किया जा सके, जिसको संख्या के रूप में मापा जा सके, वो हमारे पास में जो शोध है वो परिमाणात्मक शोध यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है।
उदाहरण के तौर पर किसी उद्योग की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण हमने करना है कि किस तरीके की स्थिति उसके उद्योग की चल रही है। कार्यशील पूंजी का अध्ययन हमने करना है, उत्पादकता का विश्लेषण वगैरह करना है। तो ये हमारे पास में संख्यात्मक तथ्यों के आधार पर है। जैसे कल्लू हलवाई का बिजनेस कैसा चल रहा है, 3-4 सालों के हमने बैलेंस शीट निकाले, प्रॉफिट एंड लॉस निकाले, उनको देखकर अध्ययन किया तो बताया कि ठीक ठाक है, आपका ट्रेंड जो है वो ऊपर की ओर ही जा रहा है। तो ये जो हमने रिसर्च की है आंकड़ों को देखकर ही हमारे पास में क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। इसी तरीके से जब आप क्वालिटी के ऊपर जाते हो तो वहां पर क्या है कि आप क्वालिटीज के ऊपर वर्क करते हो। बेसिकली किस तरीके से क्वालिटी है, क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ टाइप ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, यानी कि सामाजिक रिसर्च के तहत आप इसे ले सकते हो। दैट कलेक्ट्स एंड वर्क्स विद नॉन न्यूमेरिकल डाटा, बिल्कुल सही, नॉन न्यूमेरिकल ही होगा। That seeks to interpret meaning from these data and help to understand social life through the study of targeted population or places। जब शोध का विषय संख्यात्मक तथ्यों पर आधारित न होकर गुणात्मक तथ्यों पर आधारित हो तो इसे गुणात्मक शोध कहते हैं। जैसे मानवीय व्यवहार का विश्लेषण, उपभोक्ता व्यवहार का विश्लेषण, प्रबंधकीय कुशलता, सामग्री विश्लेषण आदि गुणात्मक शोध के उदाहरण हैं। बात समझ में आ गई होगी। जैसे कल्लू हलवाई की दुकान का ले लो आप लोग, तो वहां पर जो व्यवहार किया जा रहा है कस्टमर के साथ में, उसका अगर विश्लेषण कर लिया जाए कि किस तरीके का व्यवहार यहाँ पर किया जा रहा है, कल्लू हलवाई गल्ले पर बैठकर किस तरीके का व्यवहार यहाँ पर कर रहा है अपने कस्टमर के साथ में, ये जो हम रिसर्च कर रहे हैं कि अब उसका बिजनेस जो है वो किस तरीके से तरक्की कर सकता है, किस तरीके से नीचे की ओर जा सकता है, ये जो रिसर्च हम कर रहे हैं गुणों के आधार पर कि गुण क्या है हमारे पास में उसमें, तो वो जो रिसर्च है हमारे पास में क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। ज्यादा डेप्थ में इसके मत जाना और ज्यादा एग्जाम्पल भी मैं इसके डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत ईजी है, अपनी खुद की बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी आप इसे समझ सकते हैं। आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब अदर रिसर्च हमारे पास में हिस्टोरिकल रिसर्च आती है। देखिए हिस्ट्री के बेसिस पर जब आप रिसर्च करते हो, यानी कि पुराने समय में कोई चीज हो चुकी है, अब उसकी आपने रिसर्च करनी है, तो ये हमारे पास में हिस्टोरिकल रिसर्च है। जैसे 1984 में जो भोपाल गैस लीक हुई थी, तो उसके बारे में जब आप रिसर्च करते हो तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च में है, वो चीज हो चुकी है। अब आप उसके बारे में रिसर्च कैसे करोगे, आई विटनेस के आधार पर, जिसने उस इवेंट को होते हुए देखा है, जो उस वक्त में वहां पर प्रेजेंट थे, उनसे आप यहाँ पर उनसे आप तथ्यों की मांग कर सकते हो, उनके साथ में आप सारी चीजों को इंटरप्रेट करवा सकते हो। तो वो जो हमारे पास में होता है ना, वो हिस्टोरिकल रिसर्च है। हिस्टोरिकल रिसर्च इज qualitative technique. A historical research studies the meaning of past event, is an attempt of interpret the facts and explain the cause of event, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी हुई किस वजह से थी, ये सब चीजों के बारे में आप जानकारी यहाँ पर निकालना चाहते हैं। तो ये हमारे पास में हिस्टोरिकल रिसर्च है, पुराने इवेंट जो हो चुके हैं उसके बारे में रिसर्च आप कर रहे हो। ये मैटर आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई चिंता की बात नहीं। एक्स पोस्ट फैक्टो की ओर हम चले जाते हैं। इन दिस रिसर्च द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएबल, अब यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं। बेसिकली कोज और इफेक्ट की बात हम यहाँ पर करते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट मान लो हो गया है, तो अब वो एक्सीडेंट आने वाले समय में ना हो, उसके लिए आप क्या यहाँ पर प्रिकॉशन ले सकते हैं। अब एक्सीडेंट होने से तो आप नहीं रोक सकते ना, वो तो इंडिपेंडेंट है। लेकिन डिपेंडेंट आपके पास में क्या क्या चीजें हैं, जैसे डिपेंडेंट है आपके पास में कि आप रोड को बिल्कुल सही कर दो, डिपेंडेंट आपके पास में कि आप वहां पर एक बोर्ड लगा दो कि भाई आगे जाके जो है वो एक तिकोना मोड़ आने वाला है तो स्पीड को स्लो कर ले जाए। आप एक बोर्ड ऐसा लगा दो कि भाई यहाँ पे स्पीड की जो लिमिट है वो 30 किलोमीटर की है, 30 किलोमीटर पर आवर्स की है। तो इस तरीके से आप जो है वो वहां पर थोड़ा सा निदान कर सकते हो, रोकने के लिए प्रयास कर सकते हो डिपेंडेंट वेरिएबल की। लेकिन इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र है, जैसे कि रोड एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट तो होने से आप रोक नहीं सकते ना, लेकिन कम किया जा सकता है उस चीज को पहले से ही उसके बारे में रिसर्च करके। ऐसे ही सुनामी हिट एरिया, जो सुनामी जहां पर आती है, जो हिट एरियाज हैं वहां पर पहले से प्रिकॉशन दे दिए जाएं, तो ये सब चीज जो है वो इसके अंतर्गत इंक्लूड की जा सकती है। तो ये आप लोगों के लिए मैं छोटा सा मैटर लेकर आया था रिसर्च का। अब स्टेप्स की बात करते हैं, तो स्टेप्स आप लोग याद कर लीजिएगा। ये स्टेप्स हैं रिसर्च के, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, सर्वे, लिटरेचर और ये सब चीजें हैं, इन्हें आप लोग याद रख लीजिएगा। एग्जामिनर किस तरीके से पूछता है, जैसे आपके सामने ये तीसरा पॉइंट डाल देगा, पांचवा डाल देगा, सातवां डाल देगा, नौवां डाल देगा। इनमें पूछेगा बताओ इन चारों में से कौन सा पॉइंट है जो सबसे पहले इंक्लूड किया जाएगा। तो आपको इस तरीके से यह पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेक्चर भी खत्म करने का समय आ चुका है और लाइट ने भी दस्तक दे दी है, तो मैं बड़ा खुश हूँ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी जल्दी से मुझे बताना शुरू कर दें। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्विज ग्रुप है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ये क्विज ग्रुप आप लोगों ने जरूर यहाँ पर ज्वाइन करने हैं। व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, यहाँ पर व्हाट्सएप कर देना, हमारे टीम मेंबर्स आपको यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ओवरव्यू करेंगे रिसर्च का, चलो कर लेते हैं। रिसर्च में सबसे पहले मैंने आपको बताया भाई रिसर्च होती क्या है, फिर मैंने आपको इसके बेसिक्स बताए,
मैंने आपको बताया कि भाई कौन से बेसिस पर यहाँ पर रिसर्च को डिवाइड किया गया है, टाइप क्या है, ऑब्जेक्टिव, नेचर और फैक्ट के आधार पर, जिसमें से अगर आप बात करते हैं तो इन तीन की मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डायग्नोस्टिक भी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसे आसानी से समझ सकते हैं इनके मीनिंग के अंदर, इनके मतलब नाम के अंदर इनका मीनिंग यहाँ पर छुपा हुआ है। तो आप इनकी गहराइयों में जाने के बजाय नाम को ही पकड़कर आगे की ओर बढ़ जाए तो भी काम चल जाएगा। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, नाम के अंदर इनका काम छुपा हुआ है, तो इसको भी मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया। तो ये आपके लिए था। एडिशन में मैंने आपको हिस्टोरिकल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो करवाया था, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए हो सकता है और वो बहुत इजी भी है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च मैंने आपको इसके बाद में लास्ट में करवाया था, वो तो आपको सीधा सीधा याद ही करना पड़ेगा, उसमें समझने वाला समझाने वाला कुछ भी नहीं है। तो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सारों ने वीडियो लाइक कर दी है क्या? जल्दी से मुझे बताना शुरू करेंगे। लाइक करना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है और इस वक्त में शेयर भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एग्जाम सिर पर है। ऐसे में हर एक स्टूडेंट तक ये चैनल पहुंचना बहुत जरूरी है। बहुत खराब समय अब आ चुका है। हर कोई व्यक्ति जो यूट्यूब पर है वो मतलब अनर्गल सी वीडियो स्टूडेंट के लिए डालता रहता है और स्टूडेंट भी उस चीज के पीछे भागते रहते हैं। और मैंने वीडियोस की शुरुआत में, जैसे फ्री लेक्चर्स की शुरुआत में भी स्टूडेंट को कहा था कि जितना ज्यादा भागोगे ना उतना ज्यादा आप लोग थक जाओगे डियर। अलग अलग लोगों के पीछे भागते रहोगे तो थक जाओगे, एक जने को पकड़ लेना। और जिन्होंने इस चैनल को शुरुआत से पकड़ के रखा है उस चीज को लेकर मैं काफी तारीफ करता हूँ स्टूडेंट्स की। और मेरे लगभग सारे स्टूडेंट ही मुझे पकड़ कर बैठे हुए हैं और मैंने भी उनको बीच में नैया में छोड़ा नहीं है। मैं पूरा एकदम उनके साथ में आया हूं और जो वादा मैंने किया था वो कंप्लीट यहां पर कर दिया है। तो ऑफिशियली आप ये समझ सकते हैं कि रिसर्च एप्टीट्यूड के इस लेक्चर के साथ में मैंने अपने पेपर 1 वाले वादे को पूरा कर दिया है। पेपर 2 में इनकम टैक्स चल ही रहा है और वो भी आने वाले दिनों के अंदर हम कंप्लीट कर ही लेंगे। तो जो मैंने कहा था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है काफी हद तक। अभी चिंता मत करना कि अभी और लेक्चर नहीं लगेंगे, लेक्चर्स अभी भी लगते रहेंगे और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं लेकर आता रहूंगा। तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास आप लोगों के लिए थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी जरूर कीजिएगा सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के एजुकेशनल ग्रुप्स में, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस चैनल तक पहुंच पाए और वो भी जान पाए कि एवी गुरुजी नाम का यूट्यूब चैनल है जो उनके लिए लगातार यहाँ पर काम करता आ रहा है। इस वीडियो को देखने से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।